वेलकम बैक, यू आर वाचिंग मनी प्लान। मणिकरण जी से फिर पूछना चाहेंगे कि ये एज में जब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव प्लान होता है, व्हाई सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज वो एज में थोड़ा रेस्टलेस होते हैं कि दे शुड नॉट, एक फियर रहता है कि आई शुड नॉट लूज मनी इन दैट, सो व्हाई सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ इट? देखिए, ऐसा है कि सेफ्टी, जैसे मैंने पहले कहा आपको कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के लिए आपको एसेट क्लासेस स्टडी करनी ज़रूरी है। नॉर्मली जब इक्विटी और रियल एस्टेट, इट्स सच ए वोलेटाइल एसेट क्लास, जिसमें जब आप आपकी गोल है रेगुलर इनकम का या एक सेपरेट फंडिंग का, तो वो आप इन चीज़ों से पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अप एंड डाउन बहुत चलता है। अभी पीछे रिसेशन के टाइम में बहुत लोगों ने जब रिटायरमेंट सेविंग्स अपनी रिटायरमेंट से पहले डाल दी और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे कुड नॉट बी एबल टू मैनेज कि आप ये रिटायरमेंट फंडिंग किस तरह से करें। तो उन चीज़ों को नज़र में रखते हुए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप उनका सेफ्टी की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। यस, इक्विटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वॉलेटिलिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, पर वो उतना पोर्शन ही डालें जितना आगे जाके उनको इन्फ्लेशन पॉइंट से और उनके गोल पॉइंट से वो पुश दे सके। हेमंत जी, ज़्यादातर माना जाता है कि इक्विटीज एज एवेन्यू इज quite popular among the young investors. What are the different investment avenues available for the retired age persons, and what is the trend generally suggesting? What are the favorite instruments they are going for? अगर हम बात करें कि रिटायरमेंट के बाद हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हैं, लिमिटेड हैं। एक्यूमुलेशन फेज़ की बात करें, जब हमें पैसा जोड़ना होता है तो शायद काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम जैसे एनविटीज़ की बात करें, वर्ल्ड ओवर रिटायरमेंट के लिए एनविटी बहुत अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर आज की डेट में एनविटीज़ एक अच्छा ब्रांड नहीं बना है अभी तक। और अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स की, मंथली इनकम स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, वहाँ पर 8% के आसपास इंटरेस्ट रेट मिलता है। मंथली कुछ उसको इनफ्लो चाहिए होता है तो वो इनफ्लो उसको मिल सकता है वहाँ से। सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्पेशल स्कीम है, उसमें भी वो पैसा डाल सकते हैं, जहाँ पर उनको 9% का रिटर्न वहाँ पर मिलता है उनको। जैसा मणिकरण ने भी बोला, रिटायरमेंट के बाद भी थोड़ा बहुत जो पोर्शन है वो इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसको बीट करने के लिए कुछ ना कुछ पोर्शन हमें इक्विटीज़ के अंदर डालना ही पड़ेगा। What about pension funds, Hemant? Is available pension funds? नहीं, वो जो एनविटीज़ हैं, जैसे अभी न्यू पेंशन स्कीम जो आई है वो एक्यूमुलेशन फेज़ के लिए है कि आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो, उसके अंदर डाल के आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो। अब तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं अदर देन आर्मी, उन लोगों को भी यही बोला गया है कि वो एनपीएस के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर है। और पेंशन फंड्स, अगर मैं बात करूँ कि आप अगर इंश्योरेंस वालों की बात कर रहे हैं, तो मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को वो मिक्स करें। वो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं और ट्रांसपेरेंसी नहीं है उन प्रोडक्ट्स के अंदर। मणिकरण जी, what investment style, of course can be generalized, but what investment style a retired citizen should adopt to fulfill his investment objectives? देखिए, अगेन ये ऑब्जेक्टिव्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है, बट हम इन जनरल बात करते हैं तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट रिटायर्ड सिटीजन में देखी गई है, तो उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल शुड बी अमंग कंजर्वेटिव टू मॉडरेट अप्रोच होना चाहिए। कंजर्वेटिव इसलिए कि यस, सेफ्टी इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, उनको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, बट अगेन मॉडरेट एक्सपोजर में जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की कॉस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, इन्फ्लेशन पार्ट है, उसको एडजस्ट करने के लिए उनको डेफिनेटली ग्रोथ पार्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। सो वन शुड बी कंजर्वेटिव टू मॉडरेट। When there are different avenues available for the retired age person, how a fund allocation he should do? What is there any formula or is there any method where he can allocate his funds? देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। ये भी आपकी अगेन गोल पे डिपेंड करता है। अगर आपको पेंशन रेगुलर आ रही है तो डेफिनेटली यू कैन, और आपका वो पेंशन जो अमाउंट है वो आपके एक्सपेंसेस को मीट कर रहा है, तो आप स्लाइटली इक्विटी या कुछ और एसेट्स की तरफ, रिस्की एसेट्स की तरफ एंटर कर सकते हैं। बट इन केस आपका पहला ऑब्जेक्टिव ही ये है कि अब मेरी नॉन पेंशनेबल जॉब है, मेरे पास कॉर्पस है, मेरा पीएफ विड्रॉ हो गया, मेरा पीपीएफ आ गया, तो दिस इज द लमसम अमाउंट जिसमें मुझे अल्टीमेटली अगले आने वाले 20-25 साल गुजारने हैं, तो उसका अरेंजमेंट उस तरह से ही होगा कि पहले जो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें पहले पैसा पार्क कीजिए। कुछ म्यूचुअल फंड्स के अंदर मंथली इनकम प्लान्स आते हैं जो आपको डिविडेंड की शेप में इनकम देते हैं, रेगुलर इनकम को बूस्ट करने के लिए आप उसमें डालिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आपका मंथली इनकम का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए, देन यू कैन थिंक अबाउट द अदर एवेन्यूज की, और कहाँ पे आपको सेफ्टी और रिस्क एंड रिटर्न कहाँ पे बैलेंस वे में आपको मिल रहा है आपके उसके अकॉर्डिंग। सो रिस्क एपेटाइट और रिस्क टॉलरेंस, ये दो चीज़ें बहुत important for the retired students, so that they can take risk and they can wait for some time also to
protect their investment objective. Hemanji, whom they can approach, the retired person or retired citizen, because उस एज में एक मानसिकता उनकी होती है कि कैसे एडवाइस उनको चाहिए, what is suiting it, what is the comfort level, so whom they should approach for the investment objectives. देखिए मार्केट में इंडिविजुअल एडवाइजर्स भी हैं, बैंक्स भी आज की डेट में ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं, इवन वेल्थ मैनेजमेंट फर्म या फिनेंशियल प्लानिंग फर्म्स भी हैं जो ये सर्विसेज दे रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ 3 पॉइंट्स यहाँ पर रेज करना चाहूँगा कि एक किसी भी एडवाइज़र को चुनने से पहले आप एक तो ये देखें कि वो कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस देता है, क्या वो सिंगल प्रोडक्ट की एडवाइस देता है या वो आपको सारी चीज़ों के बारे में बताता है। एक पुरानी कहावत है, कहते हैं कि जिसके हाथ में अगर हथौड़ी होती है तो उसको हर प्रॉब्लम एक कील की तरह ही नज़र आती है। तो जब आप एक इंश्योरेंस एजेंट से बात करेंगे तो चाहे वो आपकी रिटायरमेंट की नीड हो, चाहे वो चाइल्ड प्लानिंग की नीड हो, उसके पास एक जो पॉलिसी है वो तैयार रहेगी। ये वाली चीज़ तो कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस देनी चाहिए। दूसरी, वो एडवाइस इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इंडिपेंडेंट से मेरा मतलब है कि वो अगर हमसे बात कर रहा है तो उसके बैक ऑफ माइंड में ये तो नहीं चल रहा कि मेरे को मंथली टारगेट है वो पूरा करना है, मेरे को ये तो नहीं है कि ईयरली बोनस के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं और बहुत सस्ते भी हो सकते हैं। अगर अच्छी बात की जाए रेगुलेटर की तरफ से, तो चाहे वो सेबी है, चाहे वो IRDA है, चाहे बैंक्स के लिए RBI है, उन्होंने कहा है कि इन सब एडवाइजर्स को वो कितना अर्न कर रहे हैं वो एक इन्वेस्टर को बताना ज़रूरी है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कॉम्पिटेंस किया जाती है कि क्या एक्सपीरियंस है उसके पास, वो एक्सपर्टाइज है जो आपको एडवाइस दे सकता है, क्या नॉलेज बेस है उसका। तो ये सारी चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं एक एडवाइज़र को चुनने से पहले। और एक एडवाइज़र आपकी वेल्थ क्रिएशन में, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत हेल्पफुल रह सकता है। It's like a financial doctor to that entire family also. Right. Manikaran ji, what about the tax? Because many investors, they might be thinking after setting certain goals or certain investment objectives, is there any special tax benefits for the retired citizen और tax reduce कैसे हो सकता है इसमें? देखिए, मैं इसमें रिटायर्ड सिटीजन को एक सीनियर सिटीजन एज्यूम कर रहा हूँ। एज पर इनकम टैक्स लॉ, सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन वन हु क्रॉसेस द 65 इयर्स ऑफ एज। तो उसमें एक बेनिफिट यस डेफिनेटली है कि उनका जो टैक्स स्लैब है, जो मिनिमम टैक्स स्लैब है वो 160 ना होकर 240 है। तो ये बेनिफिट इनकम टैक्स लॉ प्रोवाइड करता है। अब उनको जो रेगुलर अरेंजमेंट इनकम का करना है, वन कैन प्लान द इन्वेस्टमेंट्स अकॉर्डिंगली कि जो टैक्सेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे सीनियर सिटीजन स्कीम हो गया जो 9% देता है, जो पोस्ट ऑफिस MIS हो गया जो 8% देता है, वो पहले इन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके इस टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ जाएं, जो 2,40,000 से नीचे टोटल आपका कवर अप कर सकती है। सेकंड, थर्ड स्टेप वो फिर डिविडेंड इनकम की तरफ जाएं, जहां पे उनको जैसे म्यूचुअल फंड MIPs हैं जो डिविडेंड इनकम देती हैं, और वो डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर। दे कैन ऑल्सो कंसिडर कि अगर उन्होंने कुछ इक्विटी फंड्स में पार्क किया हुआ है या बैलेंस फंड्स में पार्क किया हुआ है या कहीं और इंस्ट्रूमेंट में, तो सिस्टमेटिक विड्रॉल ले सकते हैं उसमें से। जब विड्रॉल लेते हैं तो डेफिनेटली आपका कैपिटल और थोड़ी सी ग्रोथ निकल के आती है, तो उसमें टैक्स पोर्शन बहुत कम होता है। तो इन सारी चीज़ों के एवेन्यूज को इस तरह से मैनेज करेंगे तो उनका टैक्स पे आउट डेफिनेटली कम होगा। So the investment has to be a wide range of portfolio. It has to be managed in a investment book basket. Yeah, accordingly taxable and tax-free instruments they have to manage accordingly. Yeah. We are taking a short break now. Do stay with us.